Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep, and in this video we will study pathogenesis of ischemic and hypoxia injury or cell injury. ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। मतलब कि हमने उसमें देखा कि जो हमारी सेल इंजरी होती है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसमें कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते थे, अफेक्ट करते थे, होस्ट और इटियोलॉजिक एजेंट। फिर हमारे कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स जो हमारे डैमेज हो जाते हैं, हमने वो देखा कि कैसे क्या डैमेज होता है। उसके बाद देखा हमने कि कुछ चेंजेस आते हैं सेल इंजरी से पहले। ठीक है, सो अब जो देखेंगे हम क्या है वो पैथोजेनेसिस ऑफ इस्केमिक एंड हाइपोक्सिया सेल इंजरी। मतलब कि जो हमारी फॉर्मेशन होती है डिजीज की, अब हम एक स्पेसिफिक इटियोलॉजिक एजेंट को ले रहे हैं, मतलब कि जो हमें कॉज करता है, तो कॉज कैसे कर रहा है, उसके पीछे बिहाइंड मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो हम वो देखेंगे कैसे इफेक्ट कर रहा है। सो लेट्स सी। सो हम हाइपोक्सिया लिया हमने, मतलब कि एब्सेंस ऑफ और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन सेल। सो इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया आर बेसिकली लैक और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू ए टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ना टिश्यू, एंड दिस लीड्स टू इंजरी। ठीक है, तो हमारा जो हाइपोक्सिया या फिर इस्कीमिया होती है, इसका अल्टीमेटली मतलब कि बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की कमी होती है सेल के अंदर। ठीक है, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो वो डैमेज हो जाएगा। डैमेज मतलब उसके अंदर इंजरी को वो कोज करेगा। अब जो हमारी इंजरी होती है वो क्या होती है, रिवर्सिबल हो सकती है या फिर इरिवर्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, बोथ डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन ऑफ द हाइपोक्सिया, जो हमारी क्या है कितने समय तक जो हमारी ऑक्सीजन एब्सेंस रही है। ठीक है, एंड टाइप ऑफ सेल, तो और किस तरीके का सेल है वो। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट क्या है गाइस, वो क्या हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आज का जो लेक्चर होगा ना, इसमें हम सिर्फ हमने क्या करेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी करेंगे, क्योंकि मैं आपको छोटे से लेक्चर में बिल्कुल डिटेल से और आपको याद हो जाएगी वो चीज़। अगर आप समझोगे ना तो आप एक बार वीडियो देखनी है आपको, फिर उसको आप एक बिल्कुल तरीके से समझ जाओगे और पेपर में ना अच्छे से लिख दोगे। तो क्या है कि लास्ट तक देखना वीडियो को, और इसमें हम सिर्फ एक ही कोर्स करेंगे तो अल्टीमेटली आपको पूरा आइडिया हो जाएगा क्या होती है। ठीक है ना, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, डैमेजेस होते हैं सेल के अंदर और फिर वो रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम वो सिर्फ वो पढ़ेंगे कि वो डैमेज क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो देखो रिवर्सिबल सेल इंजरी जो होती है, इफ इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया इज अ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो जो हमारी इस्कीमिया क्या होती है कि जो ब्लड की सप्लाई होती है ना वो स्लो होती है, उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो भी स्लो सप्लाई होगी फिर सेल्स तक। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है हमारी सेल के अंदर एब्सेंस हो जाती है ऑक्सीजन की, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद वो क्या है शॉर्ट ड्यूरेशन तक होती है ना, तो क्या हमारी जो इंजरी है वो रिवर्सिबल हो सकती है, मतलब कि रिकवर कर सकता है सेल उस डैमेज को। द इफेक्ट्स में बी रिवर्सिबल ऑन रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ अ ब्लड सर्कुलेशन। तो यही बोला है कि वो रिकवर कर सकता है, रिवर्सिबल होती है ऑन रैपिड रिस्टोरेशन, मतलब कि जो ब्लड की सप्लाई है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो सेल्स तक पहुंच जाए अगर। ठीक है, तो वो क्या है रिवर्सिबल हो सकती है, रिकवर हो सकते हैं। उसके बाद देखो दीज आर द डैमेज और चेंजेस इन रिवर्सिबल सेल इंजरी। सो देखते हैं फर्स्ट। सो देखो फर्स्ट क्या हमारा डिक्रीज्ड जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी। तो क्या बोला है, जो हमारा एटीपी होता है एनर्जी होती है। ठीक है, सेलुलर एनर्जी होती है, बॉडी के किसी भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की नीड पड़ती है, तो वो एनर्जी होती है एटीपी। तो अगर एटीपी जो प्रोड्यूस होती है, देखो कैसे होती है। सो एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब कि जो हमारे सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उसके थ्रू हमारी जो एटीपी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारी ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो अगर क्या है हमारी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, मतलब कि कंडीशन हाइपोक्सिया या फिर इस्कीमिया है, मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या होगी फिर हमारी रेस्पिरेशन भी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी रेस्पिरेशन होती है वो कब होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है ना, तो क्या हमारी रेस्पिरेशन भी नहीं होगी, देन नो एटीपी प्रोडक्शन, तो कोई भी एटीपी का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हमारा अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है। ठीक है, सो एटीपी क्या है, एटीपी एनर्जी होती है। अगर एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की हेल्प से बनती है और हमारी बॉडी सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो रेस्पिरेशन नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एटीपी नहीं बनेगी, मतलब एनर्जी नहीं बनेगी और हमारा सेल डैमेज हो सकता है, जिसमें क्या हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज हो सकता है। और आगे देखो कितने चेंजेस होते हैं। तो नेक्स्ट देखो सेकंड जो हमारा सेल मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक है, तो जो हमारे सेल की मेम्ब्रेन डैमेज होती है वो देखो कैसे, कि जो हमारा अब क्या है कि ऑक्सीजन की वजह से एटीपी नहीं बनेगा, तो क्या है जब एटीपी डिक्रीज हो जाएगा देन रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड फैटी एसिड्स। क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एनर्जी यूज होती है मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, तो
एनर्जी नहीं होगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो फॉस्फोलिपिड्स नहीं बन पाएंगे, फैटी एसिड्स नहीं बन पाएंगे, जो कि क्या है, एक कंपोनेंट्स होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के, पार्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, फिर हमारी रिपेयर भी नहीं कर सकते सेल की। और क्या करेंगे, एनर्जी नहीं होगी तो हमारा जो एक्टिव फेलियर ऑफ एक्टिव मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पंप्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी एनर्जी चाहिए होती है, फेलियर्स ऑफ मेम्ब्रेन पंप्स। कौन से पंप्स, सोडियम पंप या फिर हमारे जो कैल्शियम पंप, ये दोनों पंप हमारे डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी बहुत सारी सेल के अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। ये क्या होता है, एटीपी डिक्रीज हो जाता है। फिर जो एटीपी डिक्रीज होता है तो हमारी मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है, रिएक्शंस होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती, जिसमें क्या हमारा एक फॉस्फोलिपिड नहीं बन पाता है, फैटी एसिड नहीं बन पाते, जो दोनों क्या है, एक मेम्ब्रेन के पार्ट है। फिर जिसकी वजह से क्या है, अब मेम्ब्रेन के पार्ट है तो क्या है, रिपेयर भी नहीं हो सकती जो हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है। और जो हमारी एटीपी है उसकी एब्सेंस में जो हमारे पंप्स काम कर रहे थे एनर्जी की हेल्प से ट्रांसपोर्ट का, तो वो भी क्या है, फेलियर हो जाता है, हमारा एक्टिव मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी, ठीक है। तो जो हमारे पंप्स होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। कौन से पंप, सोडियम पंप और कैल्शियम पंप। तो देखो कैसे इफेक्ट करते हैं। सो देखो कि जो हमारा फर्स्ट है सोडियम पंप फेलियर, कैसे होता है, लैक ऑफ एटीपी, जब हमारे अंदर एनर्जी की, एटीपी की, ठीक है, जो हमारी एनर्जी है वो है एटीपी, तो उसकी एब्सेंस होती है, तो वो क्या है, इंटरफेयर्स दी एक्टिविटी ऑफ अ सोडियम पंप। तो वो क्या है, जो हमारा सोडियम पंप होता है ना, उसकी एक्टिविटी को भी इंटरफेयर करता है, ठीक है। अगर उसकी तो इंटरफेयर करेगा तो क्या करेगा, रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम। तो जो हमारा सेल के अंदर सोडियम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, सोडियम पंप है वो फेल हो जाएगा, काम करना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो क्या कर देगा, हमारे सेल के अंदर सोडियम की ज्यादा कर देगा, ठीक है। तो सोडियम हमारे सेल से बाहर ज्यादा होता है, तो ये क्या कर देगा, सेल के अंदर कर देगा। तो देखो, रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम इनसाइड ऑफ अ सेल एंड रिलीज द पोटेशियम आउट ऑफ द सेल। तो जो हमारा पोटेशियम होता है वो सेल के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है, तो इस पोटेशियम को ये सेल से बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह क्या है कि जो ऑस्मोसिस होती है सेल की वो डिसबैलेंस होती है। सो Na इंक्रीज इनसाइड द सेल, डिसबैलेंस ऑफ ऑस्मोसिस इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर वाटर। तो जो हमारा वाटर होता है वो वाटर सेल के अंदर चला जाता है टू मेंटेन द ऑस्मोसिस, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन करने के लिए सेल के अंदर। तो ज्यादा पानी अंदर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपिक स्वेलिंग। अगर ज्यादा पानी जाएगा तो सेल स्वेल करेगा ना, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, स्वेलिंग करेगा, ठीक है, और वो डैमेज भी हो सकता है हमारा उसके बाद सेल, ठीक है ना। और सेकंड देखो अब क्या है, हमारा जब कैल्शियम पंप फेल होता है तो क्या होता है, कैल्शियम पंप, ठीक है, कैल्शियम पंप क्या करता है, कैल्शियम को अलो करता है इन और आउट, ठीक है। सो देखो कि जब कैल्शियम इनफ्लक्स, मतलब कि जो कैल्शियम का जो है सेल के इनसाइड एक्यूमुलेशन ज्यादा कर देता है, ये कोज एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम इनसाइड द सेल, ठीक है। तो जो मेन इफेक्ट रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या आता है कि पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड कोज इट्स स्वेलिंग, ठीक है। ये हमारे जो है एक्टिवेट एंजाइम्स ये बहुत कम होते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी में, ये हमारे मेनली इरिवर्सिबल इंजरी में होते हैं, यहाँ पे बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। कि देखो जो हमारा कैल्शियम जो है हमारे सेल के अंदर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाती है कैल्शियम की। तो कैल्शियम क्या करता है, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है, पर्टिकुलरली डैमेज करता है, उसके अंदर कोज इट्स स्वेलिंग, ठीक है। तो ये सारे काम करता है हमारा कैल्शियम। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड जो है इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। मतलब क्या है कि जो सेल के अंदर एसिडिक पीएच ज्यादा हो जाना, ठीक है, सेल के अंदर एसिडिक पीएच ज्यादा होना। तो देखो कैसे होती है, तो जब हमारे अंदर लो ऑक्सीजन होती है ना, तो फेल इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाती, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन नहीं हो पाती है, ठीक है। तो देन स्विच टू एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक पाथवे, मतलब कि जो हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें हमारा ग्लाइकोजन यूज करते हैं हम, ठीक है। सो रिजल्ट इन ए डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन, तो हमारा ग्लाइकोजन का कंटेंट कम होने लग जाता है सेल के अंदर, ठीक है। और हम देखें तो जो हमारा रिजल्ट होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, मतलब कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है, एटीपी के साथ हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो जो वो क्या करता है, हमारा एसिड होता है और क्या है, सेल के अंदर जो उसकी पीएच होती है वो क्या है, बिल्कुल डिक्रीज कर जाती है ड्रास्टिकली, ठीक है, लोअर द इंट्रासेलुलर पीएच, ठीक है, सेल के अंदर की पीएच बहुत कम हो जाती है, और वो जो पीएच होती है ना उसकी बहुत कम होती है, तो उसके ऑर्गेनल्स पे इफेक्ट डालती है। सो एसिडिक मीडियम कोज क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन,
ठीक है। तो जो हमारा क्रोमेटिन होता है उस पे भी उसके वो क्या है, उसकी क्लम्पिंग कर देता है, मतलब कि उसको ऐसे देखो, तो जो ऐसे था ना, तो उसको इस तरीके से हमारा क्लम्प सा बना देता है उसका, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो हमारा वो खराब हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, तो देखो नेक्स्ट क्या हमारा राइबोसोमल डैमेज। नेक्स्ट जो हमारा वो है राइबोसोमल डैमेज। तो देखो कैसे होता है, कॉन्टिन्यूस हाइपोक्सिया, अगर हमारी जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लगातार रहती है, तो वो क्या करता है, कोज स्वेलिंग ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी अपरेटस। तो इन दोनों ऑर्गेनल्स की क्या करते हैं, वो स्वेलिंग कर देते हैं, और इन दोनों ऑर्गेनल्स पे हमारे क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या वो लीड करता है उनसे दूर हो जाता है। राइबोसोम क्या हमारे डी अटैच हो जाते हैं उनसे, ठीक है, डी अटैचेस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्गी बॉडी से जो हमारे क्या है अलग हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं हमारे राइबोसोम्स, ठीक है। तो फिर क्या है हमारा एंड बिकम्स डिसफंक्शनल, मतलब कि वो क्या है किसी भी काम के नहीं रहते हैं, एबनॉर्मल फंक्शन करने लग जाते हैं हमारे राइबोसोम, और जिसके क्या होगा हमारा रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस, क्या हो गया हमारी जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये थे हमारे रिवर्सिबल सेल इंजरी के चेंजेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो और जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो पैथोजेनेसिस होगी इरिवर्सिबल सेल इंजरी की, जिससे क्या होगी हमारी अल्टीमेटली सीधा डेथ ही होगी, ठीक है ना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।